हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट। आज हम बात करते हैं एमए द्वितीय वर्ष के वैकल्पिक पेपर जनसंचार माध्यम एवं हिंदी। तो आज का जो हमारा विषय है वो जनसंचार की अवधारणा, उसकी परिभाषा और प्रमुख विशेषताएं कि जो जनसंचार है उसकी क्या परिभाषा है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है और उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम जनसंचार की व्यवहारिक जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जनसंचार से पहले हमें संचार के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हम भली भांति जान लेते हैं। देखो, संचार ये जो शब्द है ये अपने आप में एक बहने वाला, बढ़ावा देने वाला जो शब्द है वो बनता है। यानी कि संचार जो शब्द है वो संस्कृत के चर धातु से बना हुआ है और इसका जो मतलब है वो है चलना। तो जो संचार है उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो क्या है, चलना से माना गया है। जैसे सभी को पता है कि जो मनुष्य वो एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना यानी कि बोलना, अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करना उसकी ये प्रकृति है। और इस प्रकृति के माध्यम से वह अपने भावों और विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनका आदान प्रदान करता है। और यही जो आदान प्रदान है अपने विचारों का, ये उसकी एक जन्मजात प्रकृति माना गया है। या फिर ये समझिए कि संचार के बिना उसका जो जीवन है वो अपने आप में एक अलग ही प्रकार से विचारहीन माना जाता है। तो जो मनुष्य है उसके अस्तित्व में आने के साथ ही जो संचार है उसकी जो आवश्यकता पड़नी शुरू होगी। यानी कि लोगों ने संचार की जो आवश्यकता है, उसकी जो महत्वता है, उसका उनको अनुभव या एहसास होना शुरू हो गया कि उनको इस बात का आभास था कि बिना संचार के हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब जो हमारा, ये तो हमारी संचार की बात थी, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो है जनसंचार। देखो, संचार जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये कम्युनिकेशन शब्द से बना हुआ है, कम्युनिकेशन। और ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, ये लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, कम्युनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मन के विचारों का आदान प्रदान करना। तो जो मैंने आपको बताया कि ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि मन के विचारों का आदान प्रदान करना। और यही जो संचार जो शब्द है अंग्रेजी भाषा में कम्युनिक्स से निकला हुआ है। अंग्रेजी भाषा के अंदर कम्युनिक्स शब्द से निकला हुआ है, जिसका जो अर्थ है वो है बांटना। तो अब हमारा जो मुख्य जो विषय है वो है जनसंचार की परिभाषा या जनसंचार है उसका क्या अर्थ है। देखो, जनसंचार, जन मतलब आम लोग और संचार आम लोगों के अंदर उस विषय वस्तु को, वो जो विचार जो हम आम लोगों में बांटना चाहते हैं, यानी कि संचार का मतलब बांटना और जन का मतलब क्या हो गया, आम लोग। आम लोगों में उन विचारों को, उन अभिव्यक्तियों को बांटना ही जनसंचार कहलाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या है, कम्युनिकेशन कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। अब जो जनसंचार है वो क्या है, देखो, अंग्रेजी भाषा के अंदर जनसंचार को मास कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो विचार जिसके माध्यम से, या वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को आम लोगों के पास पहुंचाते हैं। और जो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वो है समाचार पत्र,
टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, केबल और सिनेमा, ये सारे के सारे क्या जनसंचार के माध्यम हैं। यानी कि इन सभी वस्तुओं के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी भावनाओं को आम लोगों तक, एक व्यक्ति तक या समूह व्यक्तियों के पास उन सभी गतिविधियों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को उजागर करते हैं या संचरित करते हैं, वही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के बारे में मैं आपको एक साधारण सी बात बता देता हूँ कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो नीरस होता है। देखो, संचार तभी होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे समाज के व्यक्तियों के साथ या समूह के व्यक्तियों के साथ के आपस में बातचीत करता है, बोलता है, अपने विचारों, अपनी अभिव्यक्ति को उनसे अवगत करवाता है। अगर वह उनके सामने बोलेगा ही नहीं, अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को उजागर ही नहीं करेगा, तो उनमें संचार कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। तो संचार के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो अपने आप में एक अलग ही नीरस प्रवृत्ति का माना गया है। वैसे जो जनसंचार की जो परिभाषा है वो साधारण सी है कि जनसंचार अपने आप में एक इस प्रकार की संचालित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने संदेश को बड़ी ही तीव्र गति से भेजने की क्षमता रखता है। यानी कि बड़ी ही तेजी के साथ अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने संदेश को भेजने की क्षमता रखता है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये द्विमार्गी होती है। द्विमार्गी कैसे होती है? भेजने वाला प्रेषक और सुनने वाला, यानी कि जो मैसेज जो प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने वाला, वो यानी कि एक प्रेषक होता है और एक प्राप्त करने वाला। और उन दोनों के बीच में एक माध्यम होता है कि वो संदेश कैसे भेज रहा है, मौखिक रूप से या लिखित रूप से, वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। तो जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है और जिसके बिना जो व्यक्ति होता है उसके संसाधन या संसाधनों को गतिमान किया जाना असंभव है। यानी कि संचार के बिना व्यक्ति की अभिव्यक्ति को, उसके संसाधनों के प्रति उनको चलायमान नहीं किया जा सकता। संचार को फैलाने के लिए अनेक माध्यम हो सकते हैं। यानी कि संचार किसी दूसरे व्यक्तियों तक अपने विचारों को अवगत करवाने के अनेक माध्यम हो सकते हैं। हम किसी के पास लिखित रूप में, चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। हम टेलीफोन के माध्यम से अपने विचार साझा कर सकते हैं। हम वर्बली, मौखिक रूप से उनके पास जाकर अपने विचारों को उजागर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे जनसंचार के जो साधन थे, समाचार पत्र, इसके माध्यम से अपने विचारों को उजागर कर सकते हैं। टेलीविज़न, दूरदर्शन है, इसके माध्यम से, इंटरनेट, रेडियो, केबल और सिनेमा, इनके माध्यम से क्या है, हम अपने विचारों को उजागर कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो विषय है वो है जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, कि जनसंचार का समाज के अंदर या व्यक्तियों के अंदर, लोगों के अंदर, समूह के अंदर किस प्रकार की उसकी जो है विशेषता है, क्या उसका प्रयोग समाज में उचित है या नहीं है, अगर है तो उसकी विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है लोकप्रियता को बढ़ाना, कि जो जनसंचार है उसमें सबसे पहली और जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? समाज के अंदर जनसंचार की लोकप्रियता को बढ़ाना। तो जनसंचार के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का जो आदान प्रदान है एक दूसरे व्यक्ति के साथ या एक अन्य समाज के साथ, समूह के साथ इकट्ठा ही करता है। और सुचारू रूप से किए गए जनसंचार के माध्यम से उत्पादन की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचार साझा करता है, अपनी अभिव्यक्ति उजागर करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति, उसके विचार जब वह सुचारू रूप से उनके साथ साझा करता है या उन विचारों को संचरित करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी लोकप्रियता को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि वो लोकप्रिय हो जाता है। जनसंचार के द्वारा उत्पादक जो क्षमता होती है उसको हमेशा ही आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जनसंचार ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, जो वस्तु होती है उनकी जो उत्पादक क्षमता होती है, बनाने की जो क्षमता होती है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी संचार
की जो भाषा है वो उत्पादन और परिस्थितियों के अनुकूल हो। यानी कि जैसे आप भारत से हो और आपकी जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन अगर आप वही यूरोप के अंदर जाकर उस विषय वस्तु के बारे में, उसकी उत्पादन क्षमता के बारे में वहाँ अगर हिंदी में बात करोगे तो यूरोपियन लोग आपकी उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या है, उस भाषा के अनुकूल होनी चाहिए जिसमें आप वहाँ के लोगों के साथ संचार कर रहे हो। किसी उत्पादन की लोकप्रियता बढ़ाने में जनसंचार का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो उत्पादक वस्तु आम नागरिक तक उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचेगी, यानी कि जिस वस्तु को बनाया गया है अगर उस वस्तु की ही आम लोगों के पास किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं होगी, तब तक वो जो लोग होते हैं उस वस्तु के महत्व को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार जनसंचार उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना जो योगदान है वो महत्वपूर्ण होता है। कैसे कि सपोज कीजिए, अगर किसी भी कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई बाइक बनाई है और वो जो बाइक है उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए वो संचारित नहीं करते, यानी कि लोगों से उसके जो मूल्य है, उसके किसी भी प्रकार की जो ब्रांड मूल्य होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसके बारे में अगर लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग उसकी जो लोकप्रियता को, उसको लोकप्रियता रूपी जो महत्व है उसको बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जो संचार जो है, जनसंचार, वो क्या है, लोगों के अंदर लोकप्रियता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है विश्व स्तर प्रदान करना। विश्व के अंदर जनसंचार जो है वो एक अलग ही प्रकार का स्तर प्रदान करता है। कैसे कि संचार ने विश्व को एक परिवार की तरह जोड़कर रखा है, यानी कि वर्तमान आज के समय में जो जनसंचार है उसने एक संपूर्ण संसार को एक परिवार की तरह जोड़कर रख दिया है। विश्व की अगर कोई सूचना एक देश से दूसरे देश तक पहुंचानी है तो उसका माध्यम समाचार पत्र और दूरदर्शन यानी कि टेलीविज़न है। कि हम अगर एक देश की सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं या वहाँ के संपूर्ण लोगों से साझा करना चाहते हैं तो वो जो हमारा माध्यम होगा वो समाचार पत्र या टेलीविज़न ही होगा। क्योंकि हम टेलीफोनिक तो किसी को कह नहीं सकते, पूरे देश को नहीं बता सकते, तो दूरदर्शन या समाचार पत्र के माध्यम से हम अपनी सूचना एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उस देश को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिलती है। एक देश को किसी दूसरे देश के साथ जोड़ने का कार्य जनसंचार के माध्यम से हो सकता है और संचार के माध्यम से एक देश को दूसरे देश के साथ विश्व स्तर पर पहचान मिल सकती है। क्योंकि संचार के बिना विभिन्न देशों की सभ्यता न तो जानी जा सकती है और न ही उसको समझा जा सकता है। अतः विश्व स्तर पर जनसंचार के माध्यम से ही एक देश को अपनी अलग प्रकार की पहचान मिलती है। क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि अगर देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से तिरंगा फहरा रहा है तो क्या है कि उस देश का जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा रहा है तो विभिन्न देशों के अंदर वो जो प्रोग्राम है वो लाइव चलता रहता है। तो वो जो सारे देश है उस देश की सभ्यता, संस्कृति, उनके विचारों के बारे में, उनकी सेना के बारे में, उनके प्रधानमंत्री के बारे में, सभी प्रकार की परिस्थितियों के बारे में वो क्या भली भांति जान जाते हैं, यानी कि उनको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिससे क्या एक देश को विश्व स्तर पर एक अलग ही पहचान मिल जाती है। दूसरा हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है जन आकर्षण। जन आकर्षण आम लोगों को संचार वो अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे करता है? संचार के माध्यमों में मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं दूरदर्शन को सर्वोपरि सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि जब किसी उत्पादन का मूल्य बढ़ाने के लिए दूरदर्शन पर विज्ञापन या समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो आम लोग इस विज्ञापन या समाचार को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उस वस्तु की उत्पादकता के साथ साथ समाज में वह प्रसिद्ध भी हो जाती है। देखो साधारण सी बात है, अगर आज किसी भी प्रकार की कोई
वस्तु को बनाया गया, उसका उत्पादन किया गया है। अगर देश के अंदर किसी भी प्रकार की कंपनी ने कोई गाड़ी बनाई है, कोई व्हीकल बनाया है, या फिर कोई डिटर्जेंट पाउडर है, या कोई चाय को सूखी जो चाय होती है उसको बनाया है, तो उसके अंदर क्या है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उससे क्या है, उसका वो करवाते हैं, उसके बारे में दूरदर्शन या अन्य प्रकार की जो होती है, ये इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन करवाते हैं उनके माध्यम से। और जब वो विज्ञापन करते हैं तो क्या है, पूरे देश के अंदर ही नहीं अपितु विश्व के अंदर उस चीज़ को एक अलग प्रकार की पहचान मिल जाती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो विज्ञापन करने वाले जो एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री जो होते हैं, वो उनका अपना आदर्श मानते हैं। तो जब वो ये कहते हैं लोगों से कि आप इन चीज़ों को ग्रहण कीजिए, इन चीज़ों को लीजिए, इनमें इस प्रकार से योग्यता है, इनमें इस प्रकार की ब्रांड वैल्यू है, तब वो लोग जो है वो क्या है, अपने चहेते अभिनेता या अभिनेत्री को देखकर उन चीज़ों को उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से संचार के माध्यम से उन सभी चीज़ों के प्रति जो अभिनेता या अभिनेत्री यानी कि जो सेलिब्रिटी जो होती हैं उसका विज्ञापन करते हैं, तो वो लोगों को उस चीज़ की तरफ आकर्षित करते हैं, और वो जो चीज़ होती है वो समाज के अंदर क्या है, प्रसिद्ध हो जाती है। ये किसके माध्यम से होता है, केवल और केवल जनसंचार के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो दूरदर्शन टेलीविज़न है या इंटरनेट है, उसके माध्यम से बहुत से लोगों ने अपनी वस्तुओं के बारे में समाज के लोगों को, देश के लोगों का, पूरे संसार के लोगों को उन चीज़ों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में जिनका उन्होंने उत्पादन किया है उसके बारे में उनको अवगत करवाया है, जिससे उनके मन में उस चीज़ के प्रति, उत्पादक रूपी जो चीज़ है उसके प्रति उनके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि क्या ये हमारे लिए सही रहेगी, इसका ब्रांड वैल्यू, इसका मूल्य कितना है, हमारे शरीर में कितनी ही शरीर को स्वस्थ रख सकती है। उन सभी चीज़ों को बारे में जो उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो उस जिज्ञासा को क्या है, शांत कर देती हैं। और ये केवल और केवल किसके माध्यम से हो सकता है, जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार के माध्यम से ही वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन लोगों को क्या है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाती है। उसके बाद में है चौथा जो पॉइंट है, संचार एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह संचार कभी भी नहीं रुक सकती। जब तक इस संसार के अंदर समूह है, समाज है, व्यक्ति है, तब तक ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहेगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति होता है, चाहे ग्राहक है, व्यक्ति है, कर्मचारी है या सरकार है, वो उसके जो अपने खुद के जो आंतरिक जो पक्ष होते हैं, उन आंतरिक पक्षों के बीच में जब वो संदेश, अपने विचारों का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वह अगर निरंतर बनाए रखना चाहती है, तो उसमें क्या, उसको जनसंचार, लोगों के बीच में अपने जो संवाद है, अपने जो विचार है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, उसको उजागर करते रहना होगा। संचार के अंदर सूचना है, निर्देश है, सुझाव है या सलाह है, शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी है, अभिप्रेरणा है, या अपने कर्मचारियों का जो ऊंचा जो मनोबल है उसको बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों का क्या है, सरकार निरंतर अपने संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करती रहती है, जिससे ये जो संचार है ये निरंतर चलता रहता है। तो संचार अपने आप में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इस संसार के अंदर समाज है, व्यक्ति है, तब तक संचार हमेशा निरंतर ही चलता रहेगा। जिस दिन समाज के अंदर व्यक्ति या समूह समाज, विश्व के अंदर व्यक्ति या समूह समाज नहीं रहेगा, तब हम मान सकते हैं कि संचार की जो प्रक्रिया है वो थम जाएगी। उसके बाद में संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक, सभी जगह पर, सभी जगह का मतलब कि जहाँ पर व्यक्ति, समूह, समाज या लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये संचार का संपूर्ण भूमि के ऊपर होने वाली प्रक्रिया है। संचार के जो सिद्धांत है उसके अंदर उसकी जो विशेषता है, उसमें सार्वभौमिक प्रकृति रूपी जो विशेषता है ये प्रमुख मानी गई है। क्यों मानी गई है कि जिस
संसार के अंदर, चाहे वो जंगल हो, चाहे नदी नाले हो, कहीं पर भी, अगर चाहे वो आदिवासी हो, चाहे सभ्य लोग हो, चाहे असभ्य लोग हो, अगर वो रह रहे हैं तो उनके अंदर जो प्रक्रिया है संचार की वो निरंतर चलती रहती है। ये नहीं कि जो संचार है वो एक ही जगह जहाँ पर शहर के अंदर या गांव के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी व्यक्ति रह रहे हैं, सार्वभौमी का मतलब विश्व की सभी भूमि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हो सकता है कि जहाँ पर जो व्यक्ति कम रह रहे हैं उनके अंदर जो तकनीकी संचार करने की जो क्षमता होती है वो कम हो सकती है, क्योंकि उनको उनके बारे में पता नहीं होता कि जो तकनीक है वो उस तकनीक के माध्यम से अपने संचार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप अफ्रीका के अंदर जाओगे तो वहाँ की जो कांगो बेसिन या जो हबसी जो लोग होते हैं वो कम शिक्षित होते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अलग ही लैंग्वेज के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पता होता है। कभी कभी वो इशारों के अंदर अपने संचार को उजागर करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो संचार है वो अपने आप में क्या है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सभी जगह पर संसार के अंदर सभी भूमि पर यह संचार रूपी जो प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर यह पाई जाती है। उसके बाद में है संचार एक प्रबंधकीय कार्य है, कि संचार एक अपने आप में प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक प्रबंध के माध्यम से नियोजित, सुचारू रूप से उसका आयोजन किया जाता है या उसको नियोजित किया जाता है, वह प्रबंधकीय कार्य के तहत आती है। संचार एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं संस्था के कार्यों में निष्पादन की आधारशिला है। संस्था के संगठित समूह के व्यक्तियों, सह कर्मचारियों के मध्य समन्वय, उनमें नेतृत्व की भावना, अभिप्रेरणा एवं निर्देशन का कार्य संचार यानी कि जन संचार के द्वारा ही किया जा सकता है। नियंत्रण प्रक्रिया का मूल आधार है वो संचार ही है। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया का मुख्य जो या फिर मूल जो आधार है वो क्या है, जन संचार ही है, जिसके द्वारा कर्मचारियों एवं कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों के मध्य अगर साधारण वातावरण प्रभावी संचार के द्वारा बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार यानी कि अगर हम कर्मचारियों के अंदर प्रभावी वातावरण के द्वारा उनमें संचार करेंगे, उनमें संचरित करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रबंधक होता है उसको संचार करने की जो शैली होती है, उसके नियम, उसके जो रूल होते हैं वो उनको भली भांति उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वह अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों का उनके प्रति, उनके विचारों, उनके मूल्यों के प्रति अवगत करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रबंधकीय जो कार्य होते हैं उनमें संचार का जो एक महत्वपूर्ण जो है वो उपकरण माना गया है। उसके बाद में मापदंडों को तय करना, यानी कि जो मापदंड होते हैं उनको तय करना, कि मापदंडों का मतलब कि संचार करने से पहले जो उत्पादक जो वस्तु होती है उसके जो निश्चित जो मापदंड होते हैं उन मापदंडों को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका जो मूल्य ये है, इसकी ब्रांड वैल्यू ये है, इसको समाज के अंदर इस प्रकार की रेटिंग प्राप्त हुई है। तो वो सारे जो मापदंड होते हैं उन मापदंडों को पहले ही नियोजित कर लिया जाता है, उनको तय कर लिया जाता है। तो संचार के माध्यम से समाज के विभिन्न मापदंडों को तय किया जा सकता है। एक संचार के माध्यम से, संचार के द्वारा व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के आयामों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है, यानी कि एक जगह बैठा बैठा वो पूरे संसार के अंदर उस जो वस्तु होती है, उसकी जो उत्पादक क्षमता होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू को पूरे विश्व के अंदर पहुंचा सकता है। अगर किसी विज्ञापन के द्वारा किसी वस्तु या उत्पादक वस्तु को लोगों के बीच में उत्पादन के रूप में लानी है तो वह वस्तु संचार के माध्यम से लाई जाती है और उसके मापदंडों को लोगों द्वारा तय किया जाता है। कहने का मतलब जैसे अगर आज जैसे कोविड-19 चल रहा है तो जो फिल्में हैं वो थिएटर के अंदर, सिनेमा के अंदर रिलीज नहीं हो रही है, तो क्या है कि उनको
इंटरनेट के ज़रिए उनको रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही है, रिलीज़ किया जा रहा है, तो उन फ़िल्मों के अंदर, उन मूवीज़ के अंदर क्या होता है, जो निर्देशक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो एक जगह बैठकर ओटीटी के माध्यम से उन फ़िल्मों को क्या है रिलीज़ कर देते हैं इंटरनेट के ऊपर। फिर जो वो उस चीज़ को क्या है संचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं कि हाँ, हमने ये मूवीज़ या ये फ़िल्म रिलीज़ कर दी है। तो उसको फिर जो है ना, जो आम जो लोग होते हैं, वो लोग उसके जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को निर्धारित कर देते हैं। उनके द्वारा वो तय किया जाता है कि ये जो मूवीज़ है, इसको कितनी रेटिंग मिलेगी, ये कितनी सफल होगी या नहीं होगी। वो अपनी जिज्ञासा जो होती है उनके मन में, उस जिज्ञासा को क्या है, उस जिज्ञासा के प्रति वो उसको अवगत करवा देते हैं। तो इस तरह से जो उत्पादन, जो वस्तु होती है, उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए संचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे उसके जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को संचार के माध्यम से पहले ही तय किया जाता है। उसके बाद में वस्तु बहुमूल्यता। वस्तु बहुमूल्यता का मतलब है कि वस्तु की जो मूल्य, उसका जो मूल्य है, उस मूल्य के बारे में अवगत करवाना। और ये किस प्रकार से हो सकता है? ये जनसंचार के माध्यम से हो सकता है। सपोज कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अगर हम मेडिकल स्टोर से लेकर आ रहे हैं और हमें उसके मूल्य के बारे में पता नहीं है, और उसके ऊपर हमसे मेडिकल स्टोर वाला मनचाहा जो मूल्य वो ले रहा है, जैसे वो 100 की वस्तु है और वो हमसे 150 में ले रहा है। अगर वही वस्तु संचार के माध्यम से या एड के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, अगर दूरदर्शन या समाचार पत्र के माध्यम से हमें उसके बारे में पता होता कि इस वस्तु का जो मूल्य वो इतना है, 100 रुपये है, तो हम उस दुकानदार से, उस मेडिकल स्टोर वाले से ये कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपये है। तो ये जो चीज़ है, ये वस्तु बहुमूल्यता रूपी जो चीज़ है, ये हमें संचार के माध्यम से उसके बारे में हम पता लग सकता है हमें उसके बारे में। तो क्या है कि कोई भी उत्पादन जिसको बाज़ार के अंदर लाया जाता है, बाज़ार के अंदर लाए जाने से पहले उसकी, उस उत्पादन को, उसकी जो खुद की जो उपयोगिता होती है, उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है, उसको सिद्ध करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो सिद्ध नहीं करेगा तो वो समाज में जो वस्तु है वो चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। और बिना उपयोगिता के वह उत्पादन समाज में बहिष्कृत, यानी कि लोग जो उसको नकार देंगे। और यह तभी संभव हो पाएगा यदि इस उत्पादन को बाजार में सुचारू रूप से लाया जाएगा। तो उसको बाजार के अंदर अगर सुचारू रूप से लाना है, तो सबसे पहले उस उत्पादन की जो बहुमूल्यता होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू होती है, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना अति आवश्यक होता है। और वर्तमान में उत्पादन को बाजार में बहुमूल्य और उपयोगी बनाने में दूरदर्शन और समाचार पत्रों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न अभिनेता और अभिनेत्रियां जो होते हैं, उनका जो है इन वस्तुओं की बहुमूल्यता या उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये होता किसके माध्यम से? केवल और केवल जनसंचार के माध्यम से ही होता है। तो इस तरह से जो हमने सबसे पहले जनसंचार की परिभाषा और उसके बाद में जनसंचार की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ा था कि जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। तो अब हम जो ये जो बात है, ये अच्छे से कह सकते हैं कि जो जनसंचार है वो एक इस प्रकार का माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो अपने साथ अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान